वज़ीर आज़म की सदारत में आज हुई मरकजी काबीना की मीटिंग। काबीना के इजलास में IT हार्डवेयर के लिए PLI को दी गई मंजूरी। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने कहा, मोदी हुकूमत ने खाद सब्सिडी पर किया है एक अहम फैसला। कर्नाटक में वजीर आला के नाम पर शुगो शुबहात के दरमियान कांग्रेस आज कर सकती है नाम का ऐलान। जराये के मुताबिक वजीर आला की दौड़ में सिद्धारमैया हैं आगे, मुलाकातों का दौर जारी। NIA ने मुल्क भर में 100 से ज्यादा मकामात पर मारे छापे। NIA मंशियात की दहशतगर्दी और गैंगस्टर के साजबाज के मामले में कर रही है कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने की मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म दी केरला स्टोरी पर पाबंदी के खिलाफ फिल्म साजों की दरखास्त पर समाअत से कबल मगरबी बंगाल हुकूमत ने अदालत में अपने फैसले का किया दिफा। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में मुजवजा क्वाड मीटिंग की मनसूख। बाइडन के ऑस्ट्रेलिया दौरे की मनसूखी के बाद किया गया यह फैसला। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम अल्बनीज ने कहा, क्वाड ममालिक के रहनुमा इस हफ्ते के आखिर में जापान में G7 में करेंगे मुलाकात। मरकजी वजीर डॉक्टर एल मुरुगन ने कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पवेलियन का किया इफ्तिताह। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने एक वीडियो पैगाम के जरिए इफ्तिताई इजलास से किया खिताब। फेस्टिवल का आगाज कल हुआ फिल्म जियान डोबेरी के प्रीमियर के साथ। और आज की IPL मैच में दिल्ली और पंजाब होंगे आमने सामने। पंजाब को प्ले ऑफ की दौड़ में रहने के लिए किसी भी कीमत पर जीत की है जरूरत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना की आज वजीर आजम की सदारत में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद फैसले की जानकारी देते हुए मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु ने बताया कि आज काबीना की मीटिंग में IT हार्डवेयर के लिए PLI की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इस साल मुल्क में $100 अरब का सामान तैयार किया गया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल $11 बिलियन की कीमत के मोबाइल की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की गई। मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु ने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 42 कंपनियों को पहले साल में 900 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करनी थी, इसकी जगह 1600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत सरकार ने खाद की सब्सिडी पर एक अहम फैसला किया है। उन्होंने बताया कि किसानों को मौजूदा कीमत पर ही खाद मिलती रहेगी। इसके साथ ही 1,08,000 करोड़ की खाद सब्सिडी का ऐलान किया गया है। खरीफ सीजन के लिए खाद पर सब्सिडी की मंजूरी दे दी गई है। मनसुख मांडविया ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए खाद का वाफिर जखीरा मौजूद है। हमने फर्टिलाइजर का स्टॉक इस साल खरीफ सीजन के लिए 75 लाख मेट्रिक टन यूरिया का हमारे पास आज के दिन में स्टॉक है, जो खरीफ में वो पर्याप्त मात्रा में है, जो देश का प्रोडक्शन को हम उसके साथ मिला दे तो 36 लाख मेट्रिक टन आज हमारे पास DAP पड़ा हुआ है। 45 लाख मेट्रिक टन हमारे पास NPK पड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिला के 150 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर वो खरीफ सीजन के लिए ऑलरेडी देश में उपलब्ध है। कर्नाटक में वजीर आला का ओहदा कौन संभालेगा, ये $1,00,000 का सवाल अब भी बरकरार है। कर्नाटक के नए वजीर आला के नाम पर बेंगलुरु से दिल्ली तक हंगामा है और मुलाकातों का दौर जारी है। कांग्रेस के मुशाहिदीन ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसके बाद कल उनकी रिहाइशगाह पर लीडरों की मीटिंग में वजीर आला के ओहदे पर एक तवील बातचीत हुई और अब भी मुलाकातों का दौर जारी है। इसमें साबिक सदर राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने भी शिरकत की। पूरे दिन की गौर व फिक्र के बाद भी कर्नाटक के सरबराह के नाम पर मोहर न लगना क़यादत की नाकामी को जाहिर करता है। हालांकि आज रियासत के नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आला के ओहदे की दौड़ में सिद्धारमैया का पलड़ा भारी है।
लेकिन डी के शिव कुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए सख्त मेहनत का हवाला देकर अपना दावा कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 135 मेंबरान असेंबली हैं। रियासती असेंबली इंतखाबात में पार्टी को बड़ी अक्सरियत से कामयाब कराने में रियासती सदर डी के शिव कुमार का रोल बहुत अहम रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्क भर में गैंगस्टर और दहशतगर्दों के दरमियान साजबाज खत्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे रही है। गैंगस्टर और दहशतगर्दों के दरमियान साजबाज के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत 6 रियासतों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में छापेमारी जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि मणिपुर में अब तशद्दुद का कोई वाकया नहीं हो रहा है। हुकूमत की जानिब से स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। हुकूमत की तरजीह अमन की बहाली है। मुतासरा अफराद के लिए 315 कैंप कायम किए गए हैं, जिनमें इस वक्त 4000 अफराद मुकीम हैं। सिक्योरिटी के लिए मुनासिब तादाद में मरकजी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मणिपुर हुकूमत से ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। ये मामला अब जुलाई में समाअत के लिए आएगा। फिल्म दी केरल स्टोरी की समाअत मुलतवी कर दी गई है। हरीश साल्वे ने अदालत से समाअत कल तक मुलतवी करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट आज मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में पाबंदी के खिलाफ फिल्म साजों की तरफ से दायर दरखास्त पर समाअत करने वाली थी। समाअत पहले मगरबी बंगाल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके फिल्म दी केरल स्टोरी पर पाबंदी लगाने के अपने फैसले का दिफा किया। रियासती हुकूमत ने कहा है कि यह फिल्म गलत हकाइक पर मबनी है। फिल्म के कई मनाजिर में इश्तियाल अंगेज बातें कही गई हैं जो रियासत में समाजी हम आहंगी को बिगाड़ सकती हैं। रियासती हुकूमत को खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि अगर फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी गई तो इससे रियासत में अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए फिल्म पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया गया है ताकि रियासत में तशद्दुद और नफरत का कोई वाक़या पेश ना हो। ममता सरकार का कहना है कि फिल्म पर पाबंदी से फिल्मसाज के किसी भी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और ये कि माशी नुकसान का हवाला बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में नहीं दिया जा सकता। बंगाल हुकूमत का यह भी कहना है कि यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तिवा है। हाई कोर्ट रियासत के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखकर सही फैसला लेने की सलाहियत रखती है। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में मगरबी बंगाल और तमिलनाडु हुकूमतों को नोटिस जारी किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 मई को 3 ममालिक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होंगे। वो इस माह की 19 से 21 तारीख तक जापान में हिरोशिमा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी जापानी वज़ीर आज़म फोमियो कशेदा की दावत पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया है कि वज़ीर आज़म जापान से पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म 22 मई को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से 21 तारीख तक जापान में रहेंगे। वज़ीर आज़म मोदी जापान के वज़ीर आज़म फोमियो कशेदा की दावत पर हिरोशिमा में G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शराकतदार ममालिक के साथ G7 के मुख्तलिफ से खिताब करेंगे। इन मुलाकातों में दुनिया में अमन व इस्तेहकाम, खुराक, खाद और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले कुछ लीडरों के साथ आपसी मीटिंग भी करेंगे। तफसील हमारे नुमाइंदे अमृतपाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हिरोशिमा में पहुंचेंगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। भारत हालांकि G7 समूह का हिस्सा नहीं है, पर इनवाइटी कंट्री के तौर पर भारत इस सम्मेलन में हिस्सा लेता है। हिरोशिमा का यह ऐतिहासिक शहर, जहां विश्व का पहला एटॉमिक बॉम्ब 1945 में गिराया गया था, G7 की मेजबानी कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एजेंडा का मुख्य बिंदु होगा।
यूक्रेन रशिया जंग, कोविड पैंडेमिक से रिकवरी और इंडो पैसिफिक की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रेजिलियंस और मुख्य बिंदु होंगे G7 समिट के एजेंडा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों खास करके ग्लोबल साउथ के कॉजेस को चैंपियन करेंगे, उनकी बात उठाएंगे। There are 200 events we are doing in India as part of the G20 chair of India. A series of events have already taken place, spread all over the country. I think more than 50 cities we have already done events, and we look forward to active participation of the G20 countries and also the invitee countries for the summit. In fact, you would recall that we have held that Voice of Global South Summit in January this year, again to learn from the Global South, to understand the issues and bring it onto the table of the G20. So India has a very clear view and agenda when it comes to the G20, which we are pursuing and taking it forward. ये समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साइडलाइंस पर वर्ल्ड लीडर्स की भी एक समिट होगी। ये समिट सिडनी में होनी थी, पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो सिडनी नहीं जा पाएंगे क्योंकि यूएस डेट सीलिंग की नेगोशिएशंस वॉशिंगटन में चल रही हैं, इसलिए वो यहीं हिरोशिमा से वापस वॉशिंगटन डीसी लौट जाएंगे। उसके चलते ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटनी अल्बनीजी ने कहा कि ये समिट पोस्टपोन की जा रही है, क्वाड समिट पोस्टपोन की जा रही है, पर क्योंकि यहां हिरोशिमा में क्वाड के सभी लीडर्स मौजूद होंगे तो इसके साइडलाइंस पर क्वाड की ये महत्वपूर्ण लीडर्स मीटिंग होगी। कैमरामैन के राणा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, हिरोशिमा। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के जयपुर सिलसिलेवार ब्लास्ट केस में दायर दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। इस अर्जी में राजस्थान हाईकोर्ट के चारों मुजरिमों को बरी करने के फैसले को चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया। अदालत रियासती हुकूमत की इस दरखास्त पर धमाके के मुतासरीन की दरखास्तों के साथ समाअत करेगी। इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने आज वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मीडिया यूनिट्स के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS के अफसरान से मवासलात में नई जहतें तलाश करने और इस अमल में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की अपील की। नई दिल्ली में एक रोज़ा तकरीब से मरकजी वजीर ने मुल्क भर से आए इत्तलात व नशरियात की वजारत के सीनियर अफसरान से खिताब किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मीडिया का मंजरनामा तेजी से बदल रहा है और जिस तरह से लोग इत्तलात का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इत्तलात नशर करने के तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है। We need to be mindful of the changing media landscape. The way that people consume information is changing rapidly, and we need to adopt our methods of information dissemination to meet the needs of the 21st century. New technologies must be tried and tested, and new frontiers must be explored. The focus should be towards giving the best to our people. As you know, the Indian Information Services is a vital part of a government. You are responsible for communicating the government's message to the people of India, in India and abroad. You do this through a variety of channels, including the media, the internet, and the public events. टेलीकॉम के आलमी दिन के मौके पर रियासती वजीर बराए टेलीकॉम देव सिंह चौहान ने सनअतकारों को एजाज से नवाजा। दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बुध को टेलीकॉम के वजीर ममलिकत ने टेलीकॉम के शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले ताजिरों और शुरका को मेडल्स और सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर टेलीकॉम के वजीर ममलिकत देव चौहान ने कहा कि ये भारत की अपनी सलाहियत है कि हमने G5 को कामयाबी से लॉन्च किया है और अब इससे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। Talking about the achievement. आंदोलन प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन आएगा, क्रांति आएगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश में अगर टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन नहीं, अगर टेक्नोलॉजी का नहीं लेकिन रिवॉल्यूशन का जनक है तो हमारा टेलीकॉम विभाग है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे एंकर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में
हम अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा क्षमता करके ये मेरा विभाग इस देश में काम करेगा। मुल्क की राजधानी दिल्ली से मुत्तसिल खोड़ा में एक और जन आरोग्यम सेंटर और खवातीन के लिए पायदार रोजगार प्रोग्राम का भी बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग संस्थान की एक और पहल के तहत एनटीपीसी विद्युत व्यापार के ताउन से कायम किया गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में एक के बाद एक कई मराकज का इफ्तिताह किया गया। जी हां, बिश्नोली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान ने एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के ताउन से जन आरोग्यम केंद्र खवातीन के लिए पायदार जरिए माश प्रोग्राम के तहत मुतादिद तरबियती मराकज का आगाज किया, जहां खवातीन तरबियत हासिल करके अपने आप को खुद कफील बना सकेंगी। थोड़ा काफ़ी डेंस एरिया है। यहाँ पे बिश्नोली ग्राम उद्योग सेवा संस्थान जो एक एनजीओ है उसके द्वारा एनटीपीसी के साथ मिलकर सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर एक जन आरोग्य सेंटर यहाँ पे चलाया जा रहा है। ये जो एनजीओ है ये काफ़ी टाइम से खोड़ा कॉलोनी में काम कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे एक गर्ल्स का ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे चलता है। तो इस तरह से मतलब ये एनजीओ यहाँ पे काफ़ी मतलब फील्ड्स में काम कर रहा है, काफ़ी एंटिटीज़ के साथ मिलकर एज ए सीएसआर एक्टिविटी में काम करता रहता है। अपने जारी जन आरोग्यम हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम को मजीद वसअत देने के मकसद से बिश्नोली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान ने खोड़ा कॉलोनी में एक और सेहत मरकज का बाकायदा इफ्तिताह किया। ये मरकज एनटीपीसी पावर बिजनेस के सीएसआर इक़दाम के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। NTPC, being a responsible corporate citizen, is committed to work for upliftment of the society, and we go beyond mere compliance. I am glad that NTPC under CSR has supported Bishnoli Sarvodaya Gramodyog Seva Sanstha, a Delhi-based NGO for Jan Arogyam Community Healthcare Program at Khora Colony of Ghaziabad district, Uttar Pradesh, which is being launched today. Under this scheme, health services will be provided to residents of Khora Colony through a fully equipped health clinic with diagnostic facilities including free OPD, medicine and diagnostic tests. इस इफ्तिताही तकरीब के साथ ही एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी इनेकाद किया गया। सभ्य और प्रगतिशील समाज के लिए आजीविका और स्वास्थ्य दो स्तंभ हैं। इन दोनों को लेके हम एक संपूर्ण समाधान के साथ बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हमारी संस्था एनटीपीसी के सौजन्य से एक आजीविका केंद्र जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र है महिलाओं और बच्चियों के लिए, जहाँ पे कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बिश्नोली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान यानी BSGSS के जरिए शुरू किए गए जन आरोग्यम केंद्र में अपनी सेहत की जांच कराने के लिए आने वाले लोग अपने ही इलाके में फराहम की जा रही मुफ्त सेहत की सहूलियात को लेकर बहुत खुश हैं। हमें पहले बहुत दूर जाना पड़ता था और अब हमें यहाँ पे नज़दीक में ही मिल जाती है दवाई, और हमारे पास कई हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, और हमारे यहाँ पे ऐसे हमारी सरकार ने संस्था कर दी है कि जहाँ पे हमें पैसे भी नहीं देने पड़ते और दवाई भी अच्छी मिलती है। बहुत फ़ायदेमंद है। पहले लाल बहादुर जाते थे हम, अब हमें यहीं सारी अच्छी दवा मिलती है, बच्चों की बड़ों की। बहुत फ़ायदा, ना किराया देना पड़ता है, ना कहीं जाने पड़ता है, ना मतलब बैठ किसी का इंतजार करने पड़ता है, लेकिन यहाँ दवाई मिल जाती है। बिश्नोली सर्वोदय ग्राम उद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी तंजीम है जिसने अब तक मुल्क के कई हिस्सों में कई जन आरोग्यम केंद्र कायम किए हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये तंजीम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई रियासतों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर अमरीकी महकमे खारजा की 2022 रिपोर्ट जारी करने के ताल्लुक से मीडिया के सवालों का वज़ारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट अब भी गलत इत्तलात और गलत सोच पर मबनी है। कुछ अमरीकी हुक्काम का मुतासिबाना रवैया सिर्फ इन रिपोर्ट्स की साख को नुकसान पहुंचाने का काम करता है।
गैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत में आइंदा माह की 8 तारीख तक तोसी कर दी है। उनके खिलाफ तशद्दुद और बगावत के 2 मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सरकारी इदारों के आला अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मोहसिन राजहां पर खान के हामियों की जानिब से हमले से मुतालिक केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकला के दलाइल सुनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जमानत में 8 जून तक तोसी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ ने आज ऐलान किया कि अगले हफ्ते होने वाला क्वाड इजलास फिलहाल मुलतवी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यह फैसला अमरीकी सदर जो बाइडन के इजलास में शिरकत न करने की वजह से किया गया है। बाइडन इस वक्त अमेरिका में कर्जों से पैदा होने वाले माशी बहरान के मसले को हल करने में मसरूफ़ हैं। इस सूरत हाल में उन्होंने अगले हफ्ते अपना गैर मुल्की दौरा मुलतवी कर दिया है। फ्रांस में 76वां कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। कान में इंडिया पवेलियन का आज इफ्तिताह हुआ। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन इस पवेलियन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इत्तलात व नशरियात के मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर एक वीडियो पैगाम के जरिए 76वें कान फेस्टिवल के इफ्तिताही इजलास से खिताब भी किया। खिताब में भारत को कंटेंट की तख्लीक के आलमी मरकज़ के तौर पर पेश किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने इंडिया पवेलियन का डिज़ाइन तैयार किया, जिसका मौजू आलमी बरादरी के सामने भारत की तख्लीकी सलाहियत का इजहार है। पवेलियन का डिज़ाइन सरस्वती यंत्र से मुतासिर है, जो इल्म, मौसीकी, फ़न, तकरीर, इल्म व हिकमत की देवी सरस्वती की नुमाइंदगी करता है। पवेलियन के रंग भारत के कौमी परचम के मुख्तलिफ रंगों ज़ाफ़रानी, सफ़ेद, सब्ज़ और नीले रंग से मुतासिर हैं। ज़ाफ़रानी रंग मुल्क की ताकत और हौसले की नुमाइंदगी करता है। सफ़ेद दाखिली अमन और सच्चाई का रंग है। सब्ज़ ज़रखेज़ी, तरक्की और ज़मीन की भलाई का रंग है और नीला रंग सदाकत और सच्चाई की नुमाइंदगी करता है। इंडिया पवेलियन भारतीय फिल्म बरादरी को तकसीम के कारोबार, ग्रीन लाइट एक्सपर्ट्स, प्रोडक्शन ताउन और दुनिया की मारूफ तफरीही और मीडिया कंपनियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इत्तलात व नशरियात के मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने मंगल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय वफ्द की क़ियादत की। कान के इफ्तिताही दिन के मौके पर डॉक्टर मुरुगन ने रिवायती तमिल लिबास वेस्टी में सुर्ख कालीन पर वॉक किया, जो हमारी भरपूर भारतीय सकाफत को जाहिर करता है। भारतीय अदाकारा, मॉडल और मिस वर्ल्ड 2017 की फातेह मानुषी छिल्लर भी कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर जलवागर हुई। मानुषी ने कांस में मौजूद डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव से खुसूसी बातचीत की में कहा कि कांस में भारत की सकाफत की झलक वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। फ्रांस के कान में इस वक्त हम मौजूद हैं और कान की शाम बहुत खूबसूरत होती है और वो जब कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान तमाम दुनिया भर से सितारे जब यहाँ पहुंच जाते हैं, शाम कई गुना और खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। दुनिया की यानी कि साल 2017 की मिस वर्ल्ड भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल मानुषी छिल्लर हमारे साथ मौजूद है, कान पहुंची हैं और रेड कारपेट पर आप भारतीय डेलीगेशन के साथ थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक सब बहुत एक्साइटेड थे और बहुत ही जल्दी एवरीथिंग वाज वेरी क्विक, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस बहुत ही एक्साइटिंग था। ये कान फिल्म फेस्टिवल की अगर बात की जाए, दुनिया भर के फिल्मी कलाकार यहाँ पर आते हैं और आसान नहीं होता सबके लिए यहाँ पहुँच पाना। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा पल होता है, कितना बड़ा क्षण होता है कान तक आना और रेड कारपेट पर वॉक करना? मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे आई फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि आप इस तरह की फिल्म फेस्टिवल में, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपको जब अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो आई थिंक उससे बड़ा वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है। भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जो है उसकी फिल्मों का रिप्रेजेंटेशन और द एलिफेंट विस्पर्स जैसी फिल्मों के फिल्म मेकर्स का यहाँ होना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास को, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के समृद्धता को किस तरीके से बताता है? देखिए, पहली बात तो अगर हम एलिफेंट विस्पर्स की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे आपको अवार्ड मिला है, तो वो कहीं ना कहीं
पूरे विश्व को दिखाता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ही अच्छा कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। हम सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, हमारा प्रोडक्शन नंबर सबसे ज़्यादा है विश्व में, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी सारी भाषाएं समझी जाती है, इतने सारे कल्चर्स का एक अमालगमेशन है। तो हर कल्चर का, हर एक भाषा का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मणिपुरी फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे रीजनल सिनेमाज हैं जो शायद ही किसी और देश में देखने के लिए मिलते होंगे। एक आखिरी सवाल, इंडियन पवेलियन की अगर बात की जाए तो अपने आप में वो हर कोना उसका कुछ ना कुछ कह रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय कला की झलक वहां दिख रही है, रंग उसके ट्राई कलर्स कुछ कुछ कह रहे हैं। किस तरीके से आप उसको देखें और देखें तो भारतीय सिनेमा का इतिहास किस तरीके से वहां दिखता है? देखिए, अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले से हमारी फिल्में बन रही हैं। हमारे सिनेमा ने इतना बड़ा ट्रांजिशन देखा है, हमारा सिनेमा इतना बड़ा प्रतीक रहा है इंटरनेशनल सिनेमा के लिए। आज भी अगर आप रशिया या ग्रीस कहीं भी जाएं तो वहाँ पे हमारी फिल्मों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन पवेलियन में और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन देख के, इंडिया का योगदान देख के और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मेंबर होते हुए आपको बहुत गर्व होता है, आपको बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी लेगेसी का आप एक छोटा सा हिस्सा हो। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से बातचीत के लिए मानुषी छेल। बहुत खूबसूरत ड्रेस और कान की ये शाम और कान का ये समुद्र और खूबसूरत अदाकारा हमारे बीच मौजूद थी। कान से कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज कान। और खेल की खबर में, इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पंजाब को ये मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। और नाजरीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब।